हेलो स्टूडेंट्स, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह जाट और अपन 12th की जो केमिस्ट्री है उसमें पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है उसको आज डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 4 मार्क्स का है। एक नंबर के मार्क्स आते हैं इसमें से 4, ठीक है। और जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं ना 26 के बाद में 26, 27, 28, 29, 30, तो उनमें से एक नंबर के ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। जैसे एक क्वेश्चन है एक नंबर का, फिर उसी में दूसरा क्वेश्चन, जैसे 26 है तो 26वें में एक क्वेश्चन एक नंबर का, फिर 26वें को दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का, फिर तीसरा भी 1 नंबर का, चौथा भी, ऐसे 4 ऑप्शन में आएंगे। तो वो बड़े सवालों में से आता है। और ऐसे तो बहुत आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा बड़ा है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। थोड़ा सा बड़ा मतलब जैसे सॉलिड स्टेट जितना छोटा नहीं है, लगभग ऐसे मानो आप 1.5 सप्ताह चलेगा, है ना। तो ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसके अंदर अपने 11th क्लास में बोरोन फैमिली और उसके बाद में कार्बन फैमिली, ये तो अपने है 11th क्लास में। कार्बन के बाद में जितनी भी फैमिली हैं 18वें वर्ग तक, वो सारी किस में है, 12th क्लास में है। तो मैं बता देता हूँ एक बार, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। पी ब्लॉक शुरू कहाँ से होगा, 13वें वर्ग से शुरू होगा और ख़त्म कहाँ पे होता है, 18वें वर्ग में होता है 13वां, फिर 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वें वर्ग में लग जा करके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो पी ब्लॉक है उसमें ये दोनों फैमिली है ना अपने 11th क्लास में हो चुकी, और ये जो है वो सारी किस में आएंगे, 12th क्लास के अंदर हैं, ठीक है। और हर फैमिली से एक क्वेश्चन आता है। ऐसे कोई इसमें ऐसे नहीं है कि भाई एक ऑक्सीजन वाले 4 क्वेश्चन ऑक्सीजन फैमिली से आ गए, 4 क्वेश्चन नाइट्रोजन फैमिली से आएगा, एक क्वेश्चन ऑक्सीजन फैमिली से आएगा, एक नाइट्रोजन फैमिली से आएगा, एक फ्लोरीन वालों से आएगा और एक लास्ट की अक्रिय गैसों का आएगा, ऐसे आएगा। तो इन दो का तो कोई मतलब है नहीं अपने को, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ से ऐसे, तो 13वें वर्ग से शुरू होकर के 18वें वर्ग तक है, इन दो का कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिला के 15वें वर्ग से 18वें वर्ग तक अपना काम का है। फिर भी आपको कोई पूछे तो ऐसे नहीं भाई 15 से शुरू है अपनी किताब में। तो अगर पूछे पी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है तो 13वें वर्ग से, या फिर ऐसे पूछे भाई कौन कौन से ग्रुपों में है पी ब्लॉक, तो 13वें वर्ग से लेकर के 18वें वर्ग तक पूरा पी ब्लॉक है, ठीक है। अगर पूछे आवर्त के हिसाब से, तो आवर्त इस वाली लाइन को जो ऐसे क्षैतिज लाइन है उनको आवर्त बोलते हैं, और ऐसे खड़ी वाली जो लाइन है उनको वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सी आवर्त से शुरू है, तो ये पहला ही आवर्त है, यहाँ से लेकर के पूरे 7 आवर्त में है पी ब्लॉक, ठीक है। ऐसा कोई सा ही आवर्त नहीं है जिसके अंदर पी ब्लॉक नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगली बात ये होती है कि जो पी ब्लॉक है उनको प्रारूपिक तत्व भी बोलते हैं। प्रारूपिक तत्व या सामान्य तत्व या पी ब्लॉक के तत्व, ऐसे 3 नाम हो गए इसके, प्रारूपिक तत्व या सामान्य तत्व या फिर पी ब्लॉक के तत्व या एलिमेंट्स, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद में इनके सबके अलग अलग ऐसे नाम है कि किसी का कौन सा किसी का कौन सा ऐसे। तो जो नाइट्रोजन फैमिली है उसका नाम है निकोजन, सबके नाम याद होना चाहिए। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि जो जैसे मान लो ये ऑक्सीजन फैमिली को है ना सामान्य किस नाम से जाना जाता है, 1 नंबर का है। अगर तुम इतना सा लिख दो चालकोजन तो 1 नंबर आएगा। मतलब क्या मुश्किल है इसको लाना 1 नंबर, चालकोजन इतना सा 1 नंबर का है। फिर उसके बाद में इसको बोलते हैं तीनों को हेलोजन, जो ये तो याद रहता है बच्चों को हेलोजन, इसलिए ये पूछते नहीं है। तो ये हेलोजन हो गया। उसके बाद में जो लास्ट वाली जो 18वां वर्ग है इसके 2-3 नाम है। एक तो इसको बोलते हैं अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। एक इसका नाम होता है उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, ठीक है। और इनको नोबल गैस भी बोलते हैं। एक इसका नाम हो गया नोबल गैस, नोबल गैस, ठीक है। निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं इनको। तो अक्रिय निष्क्रिय तो एक ही बात होती है, फिर भी ये नाम है इसके, निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो इनके नाम हो गए। नाइट्रोजन वाली जो फैमिली है उसको निकोजन बोलते हैं, ऑक्सीजन वाली फैमिली है उसको चालकोजन बोलते हैं, फ्लोरीन वाली फैमिली को हेलोजन बोलते हैं, और जो लास्ट का 18वें वर्ग है
उसको क्या बोलते हैं, नियोन वाली फैमिली। ऐसे नहीं बोलते हैं इसको, 18वां वर्ग ही बोलेगा। जैसे इसमें नाम से बता दें नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, ऐसे नहीं तो इसको हीलियम फैमिली बोलते हैं, न नियोन फैमिली। इसमें किसी फैमिली के हिसाब से नहीं बोलते, या तो इसको अक्रिय गैस कहेगा, या निष्क्रिय गैस कहेगा, या उत्कृष्ट गैस कहेगा, या फिर नोबल गैस कहेगा। ठीक है। अब इनके कारण भी हैं भाई, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस क्यों कहते हैं, उत्कृष्ट गैस क्यों कहते हैं, है ना। और नोबल गैस भी इसके जैसा, ये उत्कृष्ट गैस कह दो चाहे नोबल गैस कह दो, ये एक ही है। अक्रिय निष्क्रिय दोनों एक ही है। तो अगर आपको कोई पूछे भाई इसको ऐसे क्यों बोलते हैं, ये पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। तो अगर आपको पूछे अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस क्यों कहते हैं, तो इसका जो बाह्यतम कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इनका अष्टक कंप्लीट होता है। अगर इनका अष्टक कंप्लीट हुआ तो ये किसी दूसरे एलिमेंट से, किसी भी दूसरी धातु या अधातु से ना क्रिया नहीं करती है। इसकी वजह से इनको अक्रिय गैस या फिर निष्क्रिय गैस बोलते हैं। ठीक है। फिर ये तो अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस पहले बोला जब इसके किसी भी यौगिक का, जब जो अक्रिय गैस वाली जो 18वां वर्ग है इसका एक भी यौगिक ज्ञात नहीं था, मतलब वैज्ञानिकों को एक भी इसका यौगिक नहीं मिला। तो इन्होंने ऐसे सोचा भाई एक भी यौगिक नहीं है, मतलब ये किसी से क्रिया नहीं करती है, तो स्थायी विन्यास है, तो इनको अक्रिय या निष्क्रिय कह दिया। फिर उसका दूसरा नाम दिया इन्होंने उत्कृष्ट। उत्कृष्ट कब दिया, जब इनको जिनोन जो है ना, ये जिनोन, इसका एक यौगिक पहले ऑक्सीजन से बनाया और फिर उसके बाद में फ्लोरीन वाले यौगिक और फिर इसके यौगिक ज्ञात हुए, तो फिर इनको ऐसे लगा कि भाई है ना इसको उत्कृष्ट गैस नहीं, ये अक्रिय गैस नहीं कह सकते, क्योंकि अक्रिय का तो मतलब हो गया क्रिया नहीं करना, निष्क्रिय का मतलब वही किसी से क्रिया नहीं करेगा। इनर्ट गैस इंग्लिश में नाम है अक्रिय या इनर्ट, तो इनर्ट गैस भी बोल देते हैं। वो कई बार ऐसे लिख देता है, इनर्ट हिंदी में लिख देगा ई आधा न फिर टैग के ऊपर है, ऐसे हिंदी में लिख देता है इस नाम को, तो ये आपको याद होना चाहिए, इनर्ट गैस भी बोलते हैं। तो इसको इनर्ट या जो अक्रिय या जो निष्क्रिय गैस है ऐसे बोला पहले। फिर जब इनका यौगिक ज्ञात हो गया तो इनको लगा भाई निष्क्रिय तो नहीं है, बिल्कुल निष्क्रिय का मतलब बिल्कुल क्रिया करेगा ही नहीं, तो ऐसे तो नहीं बोल सकते इसको भाई निष्क्रिय। फिर इनको क्या कहा इन्होंने कि अपन इसको उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस बोला इन्होंने, नोबल या उत्कृष्ट गैस। अब क्यों बोला, क्योंकि ये क्रिया करती तो नहीं है पर थोड़ी बहुत इसके यौगिक ज्ञात हैं और उनमें से भी आर्गन का है एक आधा यौगिक, तो और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मान लो 10-15 एक यौगिक जिनोन के वो आ जाएंगे। जब अपन इस फैमिली को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे तब वो उसके आ जाएंगे, मतलब ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन इन दो के साथ में जो अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु उनके साथ में ये क्रिया करते हैं, थोड़ी बहुत क्रिया करते हैं, उससे वो यौगिक बना लेते हैं। जल अपघटन वगैरह ऐसे हो जाता है हैलाइड होगा, तो उससे वो यौगिक बन जाते हैं। तो ये जो यौगिक हैं हेलो, इसलिए इनको फिर अक्रिय गैस की तुलना में नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस। अब बोर्ड में एक बार सवाल पूछा उन्होंने ये कहा कि भाई जो 18वें वर्ग के तत्व है उनको क्या कहना ज़्यादा सही रहेगा, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस। तो क्या ज़्यादा सही रहेगा, उत्कृष्ट गैस कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इनके यौगिक अब ज्ञात हैं। जब तक ज्ञात नहीं थे तब तक इनको अक्रिय, निष्क्रिय या इनर्ट ऐसे बोलते रहे। उसके बाद में जब इनके यौगिक ज्ञात हो गए तब इसको फिर उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस बोलने लग गए। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11th का टॉपिक है वैसे, है ना, पर ये पूछते हैं 12th के अंदर भी। तो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो पूरे पी ब्लॉक का आना चाहिए आपको। तो मैं बोरॉन से ही लिख देता हूँ। मान लो ये बोरॉन वाली फैमिली है और इस फैमिली का जो विन्यास है वो NH2NP1 होगा। मतलब चाहे बोरॉन का लिखेंगे एक तो फिर NH2 की जगह क्या लिख देंगे, मतलब N का मतलब क्या होता है, जो आवर्त नंबर है वो। ऐसे मैंने अच्छे से सिखा रखा है 11th क्लास के अंदर, है ना। फिर भी दोबारा से देख लो, आपको मान लो नहीं आता है ना, तब भी देख लो। जो NH2NP1 लिखेंगे अब जो बोरॉन फैमिली है उसका जब विन्यास लिखोगे तो NH2NP1 लिखोगे। NH2NP1 का क्या मतलब है, जिस भी तत्व का आप लिखो N की जगह उस तत्व का आवर्त नंबर लिख दो। तो इसमें जो बोरॉन है वो कौन सी आवर्त में है, सेकेंड आवर्त में है। फर्स्ट आवर्त में दो ही तत्व है, हीलियम और इधर एस ब्लॉक का हाइड्रोजन। तो ये पी ब्लॉक है वो मेनली तो दूसरे आवर्त से ही शुरू होता है, दूसरे आवर्त से होता है शुरू, क्योंकि पहले आवर्त में सिर्फ दो ही तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद में दूसरे आवर्त में ये सारे, फिर ये सारे तीसरे आवर्त में, फिर चौथे में, पांचवें में, छठवें में ऐसे। तो जो N है इसकी जगह उस तत्व का आवर्त नंबर लिख दो। बोरॉन में लिखना है तो बोरॉन में आवर्त नंबर कितने हैं, 2। तो दूसरा आवर्त का तत्व है तो 2s2 और 2p1, ये लिख दिया बस, 2s2 2p1। अगर मान लो इसके नीचे जो तत्व है एल्यूमिनियम, इसका लिखोगे तो क्या लिख दोगे, 2 की जगह 3s2 हो जाएगा, 3s2
3p1। इसी प्रकार से आगे जो जैसे जैसे चलते जाएंगे वो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे आगे आता जाएगा। फिर जब इधर जाओगे एक तो p में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। अगर आप इतना सा भी याद रख लो एक बात कि NH2NP1 होता है और इधर जाएंगे तो p में बढ़ाते जाएंगे, नीचे जाएंगे तो n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो इधर जाओ आप कार्बन वाली जो फैमिली है उसका क्या आ जाएगा NH2NP2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा NH2NP2। अब मान लो अपने को कार्बन का बनना है तो कार्बन का क्या आ जाएगा 2s2 2p2, ठीक है। अब कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ही इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, ठीक है। फिर अगर मान लो सिलिकॉन का बनना हो तो 3s2 3p2 ऐसे आ जाएगा। इन दोनों का आपका पूछेगा नहीं, है ना। फिर मैंने ऐसे बता दिया कि आपके ध्यान में रहे चीज़। फिर अगर आप नाइट्रोजन फैमिली वाले का लिखोगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन का सा लगता है यहाँ से। ये जो नाइट्रोजन फैमिली का लिखोगे तो p का एक और बढ़ा दोगे तो NH2NP3 हो जाएगा, तो NH2NP3। फिर ऑक्सीजन वाली फैमिली का लिखोगे तो NH2NP4। फिर हैलोजन वाली का लिखोगे तो NH2NP5 और इसका लिखोगे तो NH2NP6। ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। तो इसका NH2NP3। अब किसी का ही पूछे, मान लो आपको पूछ लिया बिस्मिथ का, ठीक है, कि भाई इसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। तो बिस्मिथ का निकालोगे एक तो ये दूसरे आवर्त में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठवें में। तो छठवें का क्या लिख दोगे 6s2 6p3 आ जाएगा, इतना सा है। अगर मान लो इसमें पूछ लिया आपको सेलेनियम का पूछ लिया तो सेलेनियम का क्या लिखोगे NH2NP4 एक, तो दूसरा, तीसरा और चौथे आवर्त में तो ये हो जाएगा 4s2 और ये 4p4। इसी प्रकार से मान लो आपको एटमियम का पूछ लिया इसका, तो इसका क्या लिखोगे 6s2 और 6p5। इसी प्रकार से मान लो क्रिप्टॉन का पूछ लिया तो 1 2 3 4 तो 4s2 4p6। अब अक्रिय गैसों में ऐसे चिल्लाते रहते हैं ना सारे दिन, अक्रिय गैसों में 8 इलेक्ट्रॉन है स्थायी विन्यास, तो ये 8 होते हैं, 6 और 2 8, 6 और 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अष्टक पूरा होता है, अष्टक पूरा होता है तो स्थायी विन्यास होता है। इसलिए किसी से क्रिया करते नहीं है, करते हैं तो बहुत कम यौगिक हैं इनके, मतलब ज्ञात जो यौगिक है वो बहुत कम है। बस जिनोन के और इस आर्गन के थोड़े बहुत यौगिक ज्ञात हैं, बस एक आधा कोई क्रिप्टॉन का होगा, बाकी किसी के यौगिक है नहीं ज्ञात। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद में अब देखिए इसी साल 2020 के अंदर ही उन्होंने पूछा कि ऑक्सीजन फैमिली है उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, ठीक है। तो ये पड़ा सामान्य ऑक्सीजन NH2NP4, इतना सा सवाल आया था, 1 नंबर का था, इतना सा लिखने में क्या जरूरत है ना। अगर और इसके अथवा में इन्होंने पूछा नाइट्रोजन फैमिली का बताओ तो NH2NP3 होगा, तो ये नाइट्रोजन फैमिली का हो गया, है ना। तो इतने से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड में छोटे छोटे आएंगे। केमिस्ट्री की मैं बता रहा हूँ, बाकी सब्जेक्टों का आप जानो और आपका काम जाने, है ना। पर केमिस्ट्री में अगर आप चाहो यार हम तो गुना नहीं का, है ना, पर अगर तुम चाहोगे तो पूरे 100 में से 100 आ सकते हैं, ना ही थारी मर्जी है फिर, है ना। तो ये इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। अब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसी के आधार पर अपन की आयनन एंथैल्पी ज्ञात कर सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और परमाणु की त्रिज्या तो नीचे जाती है तो बढ़ती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो पी ब्लॉक के जो तत्व है उसके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में परमाणुवीय त्रिज्या या फिर आयनिक त्रिज्या। परमाणुवीय त्रिज्या तो किसकी होगी, परमाणु की होगी, मतलब उसने ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है और नहीं उसने ग्रहण किया है, सामान्य परमाणु है। जैसे मान लो कार्बन है तो फिर कार्बन ही है, प्लस माइनस कुछ ही नहीं है। नाइट्रोजन है तो फिर नाइट्रोजन ही है, नेट तो नाइट्रोजन -3 है, न -2 है, न -1 है, अकेला नाइट्रोजन परमाणु है, वो तो होगी परमाणुवीय त्रिज्या। यानी कि जो परमाणु है उसके नाभिक से लेकर के बाह्यतम कोश के बीच की दूरी परमाणुवीय त्रिज्या होगी। और आयनिक त्रिज्या कोई भी जो आयन है उसके नाभिक से लेकर के बाह्यतम कोश में जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वहाँ तक के बीच की दूरी वो हो जाएगी आयनिक त्रिज्या, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होगी, परमाणुवीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। अब जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उसमें परमाणुवीय त्रिज्या कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है, तो अपने बोरॉन से लेकर के यहाँ नियोन तक और इधर ऐसे, मतलब इस साइड जाएंगे अपन पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट, तब तो परमाणुवीय त्रिज्या में क्या होगा,
और जब ऊपर से नीचे जाएंगे तब भी परमाणु त्रिज्या में क्या होगा। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो परमाणु जो त्रिज्या है वो घटती है, ठीक है, और जब ऊपर से नीचे जाओगे तब परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। इधर जाओगे तो इसमें तो त्रिज्या घटेगी और इसमें त्रिज्या बढ़ेगी, नीचे की साइड में जाओगे तब। अब ऐसा क्यों होता है कि भाई अपन इस साइड जाएं तो परमाणु त्रिज्या घटे और नीचे जाएं तो परमाणु त्रिज्या बढ़े, ऐसे क्यों होता है। देखिए एक बार अपन ये वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वापस लिखता हूँ, इसीलिए मैंने पहले पढ़ाया था आपको NH2, तो इसकी जगह लिख दूँ 2S2 2P1, फिर इसकी जगह मान लो कोई एल्यूमिनियम होगा तो उसका क्या होगा 3S2 3P1, फिर 4S2 4P1 और मान लो लास्ट में 7S2 7P1 या 6 मान लो, क्योंकि 7 वाले हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, 6P1 दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। अब इसको देखो, ये जो 2 नंबर है वो किसको बताता है, आवर्त को बताता है। ऐसे नहीं है कि केवल आवर्त को ही बताता है, आवर्त के साथ साथ में ये भी बता रहा है कि भाई कौन से कोष में इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2S2 2P1 है, तो जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कोष में, दूसरे कोष में, इसमें तीसरे कोष में, इसमें चौथे कोष में, फिर 5वें कोष में और फिर 6ठे कोष में, फिर 7वें कोष में। अपनी जो आवर्त सारणी है उसमें 118 जो तत्व हैं वो 7वें कोष तक पूरे कंप्लीट भर जाते हैं। अगर 120 30 21 22 ऐसे तत्व आएंगे फिर अपने को 8वें आवर्त की और 8वें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। 118 तक अपने को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 6-7 आवर्त तक पूरा हो जाता है कंप्लीट एकदम। अब इसको देखो एक बार, इसमें दूसरे आवर्त में है तत्व है, तो ये नाभिक होगा और मान लो ये पहला आवर्त है और ये दूसरा आवर्त है। इसमें तीसरे आवर्त में होगा तो ये नाभिक, ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त और ये तीसरा आवर्त। तो इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, इसमें दूसरे में, इसमें तीसरे में। अब छठवां देखना, ये कोई नाभिक है, इसका ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, फिर तीसरा आवर्त, फिर चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त और छठा आवर्त। बिना समझाए आपको समझ में आ गया होगा कि आकार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, त्रिज्या बढ़ रही है। तो नीचे जाएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी अपने आप, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ेगी। आप पहले दूसरे आवर्त में थे, ठीक है, उसके बाद तीसरे आवर्त में गए तो थोड़ा आकार बढ़ेगा, चौथे आवर्त में जाओगे तो एक और आएगा इसके बाहर से आवर्त तो और आकार बढ़ेगा, 5वें में जाओगे तो एक और आकार बढ़ेगा क्योंकि एक और कोष आएगा, 6ठे में जाओगे तो फिर एक और कोष आएगा, 7वें में जाओगे तो एक और कोष आएगा। तो कोषों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, कोषों की संख्या मतलब ऐसे परत आती जा रही है, बाह्यतम कोष में आते जा रहे इलेक्ट्रॉन, तो अपने आप आकार उसका बढ़ रहा है। तो ऐसे कुछ ही देखने की जरूरत ही नहीं है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो वैसे वैसे कोषों की संख्या बढ़ रही है, आपके सामने ही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो 2S2, इसमें 3S, इसमें 4S, फिर 5S और 6S। तो जैसे ही नीचे जाओगे कोषों की संख्या बढ़ेगी और बढ़ेगी तो आकार दिख रहा है आपको, समझ गए मेरी बात को। अब 7वां होगा तो इसके बाहर से एक और आएगा ऐसे, तो और बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आकार बढ़ेगी, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसमें देखो इधर, अगर अपन इस साइड में जाएंगे तब क्या होगा, तब मैंने डायरेक्ट ऐसे बता दिया भाई त्रिज्या घटेगी। क्यों घटेगी, इसमें देखिए, अब जब यहाँ पे आप जाओगे बोरॉन के बाद में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन। कार्बन का भी क्या आएगा 2S2 और 2P2 आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन का 2S2, फिर 2P3 आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन का 2S2 और 2P4, फिर इसमें 2S2 और 2P5 आ जाएगा, इसमें 2S2 और 2P6 आ जाएगा। इसमें देखो आवर्त की संख्या नहीं बढ़ी है, आवर्त की संख्या एक ही आवर्त में जब इस साइड में जा रहे हो तब आवर्त की संख्या में कुछ चेंज नहीं हुआ, और इसके जो कोषों की संख्या है उसमें भी कुछ ही चेंज नहीं हुआ, कोषों की संख्या में कुछ ही चेंज नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि सब में ये न्यूक्लियस, ये पहला आवर्त और ये दूसरा आवर्त और इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है 2 4 जितने भी हैं, अगर जैसे मान लो बोरोन वाली फैमिली है तो एक ही होगा, फिर 2 होंगे, फिर 3 होंगे, ऑक्सीजन वाले में 4 होंगे, फिर 5 होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो यहाँ बढ़ती जाएगी, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होगा, कोष उतने के उतने ही रहेंगे, तो है ना, मतलब 2 है तो 2 ही रहेंगे, 3 है तो 3 रहेंगे, 4 है तो 4 रहेंगे। जैसे अपन इस वाले के अंदर चले जाएं तो 5 है तो फिर 5 ही कोष रहेंगे, 6 है तो फिर 6 ही कोष रहेंगे। अब कोषों की संख्या तो हो गई, फिर भी त्रिज्या कैसे घटी, त्रिज्या इसलिए घटी जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो। इसमें प्रोटॉन देखो कितने हैं, 5 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 7 8 9 और नियॉन वाले में 10 प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मतलब जितना परमाणु क्रमांक होता है
इसका कहीं कोई अपवाद नहीं है, ना फिजिक्स में ना केमिस्ट्री में, कड़े चल जाओ वर्मा जी में। जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, कभी अपवाद नहीं आएगा। अगर प्रोटॉनों की संख्या बदल गई तो परमाणु क्रमांक भी बदल जाएगा, समझ गए। तो इसमें प्रोटॉन कितने 5, इसमें 6, 7, 8, 9, 10, तो प्रोटॉनों की संख्या सेम है। अगर प्रोटॉनों की संख्या इस साइड में बढ़ रही है और कोषों की संख्या उतनी की उतनी है। अब इसमें मान लो 5 प्रोटॉन थे और मैं एक और बना लेता हूँ इसके बराबर ही। ये तो नाभिक था, ये प्रथम कोष था और ये दूसरा कोष था, ये लगभग थोड़ा सा बड़ा बन गया, पर आप इसको ऐसे मानना कि मैंने बराबरी बनाया है ऐसे, और इसके अंदर है ना 10 प्रोटॉन है। अब देखिए यहाँ तो इस प्रोटॉन और इस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल लगेगा। इनमें भी बाह्यतम इलेक्ट्रॉन मतलब सभी इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगता है, पर अपन बाह्यतम का ही देख रहे हैं क्योंकि त्रिज्या वहीं से मापते हैं, यहाँ से मापेंगे, इसमें यहाँ से त्रिज्या मापेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में वो, और इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन है वो, अंदर जो प्रोटॉन है उनसे आकर्षण महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब दोनों में आकर्षण होगा और आकर्षण की वजह से कौन सा लगेगा, वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। F = K Q1 Q2 अपॉन R²। R तो कांस्टेंट है, उतनी की उतनी है ना। अब ये Q1 Q2 ये तो चेंज हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो आकर्षण बल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अरे 5 थे यहाँ 10 हो गए, आकर्षण बल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, आपके हो गए एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए तो कुल मिला के इतना भी झमेला पालने की जरूरत नहीं है। ऐसे सोचना है कि इसमें प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को जो अंदर खींचने की क्षमता है, ये सब इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉन अंदर खींचेंगे, ये सारे के सारे अंदर खींचेंगे, ये भी प्रोटॉन खींचेंगे। अब एक तो खींचने वाले अंदर कितने हो, 5 ही हो, जैसे बोरॉन है, और एक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या क्या हो रही हो, ज़्यादा हो रही हो, तो वो ज़्यादा खींचेंगे। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इधर यहाँ तक फ्लोरीन तक, वैसे वैसे अंदर जो प्रोटॉनों का नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। और कोष उतने के उतने, कोषों की संख्या में कोई चेंज नहीं है, तो वो अंदर ज़्यादा खींचेंगे, ज़्यादा खींचेंगे तो वो आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को। मतलब ये ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, पर ये इतना था, ये प्रथम कोष। तो ये दूसरा जो कोष है वो खिंचाव के कारण थोड़ा सा पास में आ जाता है, तो थोड़ा सा आकार घट जाएगा बोरॉन की तुलना में। इसमें कार्बन 6 प्रोटॉन हो गए कार्बन में, तो थोड़ा सा अंदर खींचेगा। फिर और नाइट्रोजन में थोड़ा और अंदर खींचेगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन में थोड़ा और अंदर खींचेगा, फ्लोरीन में थोड़ा और अंदर खींचेगा। ऐसे अंदर खींचते जाएंगे थोड़े थोड़े। अगर अंदर खींचते जाएंगे तो उनका आकार क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो ये 2 रीजन है। अगर अपन एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। कारण क्या है, कोषों की संख्या बढ़ेगी। अगर अपन एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तब आकार छोटा होगा, और कारण क्या होगा कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। या फिर अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में, और नाभिक में प्रोटॉन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो या तो ऐसे बोलेंगे भाई प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, या ऐसे कह सकते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि उसका नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, तो आकर्षण बढ़ेगा और थोड़ा सा आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हो गई इधर जाने पर एक, और दूसरी इधर जाने पर। ये 2 चीज़ हो गई कि इधर जाएंगे तो छोटा घटेगा। अब इसकी एक चीज़ और देखो आप, ये जो फैमिली है वो अपने आवर्त में, ढंग से सुन लेना इस लाइन को, अपने आवर्त में सबसे बड़े होती है। कौन सी, अक्रिय गैस वाले, क्योंकि इसके अंदर है ना जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कोष में पूरा रहेगा तो मतलब एक तरह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके अंदर, पूरे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वो खिंचाव महसूस नहीं करेंगे। और अपना जो आवर्त है उसके अंदर सबसे बड़े रहेंगे। आप कैसे भी याद रखना इसको, चाहे से याद रखो कि भाई अक्रिय गैस है वो अपवाद है कि फलाना दिखाना, कुछ भी करके याद रखना है, लेकिन अक्रिय गैस और अपने आवर्त में ही। अगर ऐसे नहीं मैं एक क्लोरीन दे दूँ और यहाँ पे दे दूँ नियोन, अर्थ क्या दे भाई, है ना गुरुजी ये अक्रिय गैस ये बड़ी है, ऐसे नहीं होगा। अपने आवर्त में ही, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो नियोन इसी आवर्त की बड़ी है, क्लोरीन से बड़ी नहीं है, सल्फर से बड़ी नहीं है। समझ गए मेरी बात को, अपने आवर्त में सबसे बड़ी होगी। तो इनके क्रम बना देता हूँ मैं सबके आकार के बढ़ते हुए। ये 2 फैमिली तो अपने 2 है नहीं, तो इनका तो कोई मतलब नहीं। उसके बाद में इधर जाएंगे तो आकार बढ़ेगा। ऐसे सबका बना लेना आप कॉपी के अंदर। नाइट्रोजन से इधर जाएंगे तो आकार बढ़ेगा, इधर जाने का मतलब ऐसे नीचे ही तो जा रहे हैं अपन, एक ही वर्ग के तत्व हैं। फिर ऑक्सीजन वाले, इनका आकार बढ़ेगा। फिर
फ्लोरीन वाले आकार बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद में ये नियोन वाले, ये तो एक ही वर्ग का तो ये हो गया काम तमाम। फिर उसके बाद में अगर आवर्त के हिसाब से दे तो बोरॉन जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा इनमें से, उससे छोटा क्या होगा कार्बन, कार्बन से छोटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से छोटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से छोटा फ्लोरीन, और फ्लोरीन से छोटा नियॉन लिख दूँ, नियॉन नहीं आएगा। नियॉन क्या आएगा सबसे आगे, अपने आवर्त में सबसे बड़े, अपने आवर्त में सबसे बड़े, ये होंगे अपने आवर्त में सबसे बड़े। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में इधर से देखिए, इसमें से कोई से भी आवर्त में पूछ ले, अगर मान लो इसका पूछ लिया, इसका पूछ लिया अपने को, ऐसे इस आवर्त का पूछ लिया, तो अब भी क्या होगा, इधर जाएंगे तो आकार घटेगा घटेगा घटेगा, इस ये घटेगा नहीं, सबसे आगे आ जाएगा आर्गन, आर्गन सबसे बड़ा होगा अपने आवर्त के अंदर। अब आप ऐसे तुलना नहीं करोगे इनकी कि जो क्लोरीन है उससे भी बड़ा कर दो नियॉन को, या जो ये आर्गन है उस नीचे वाले लाइन में किसी से भी बड़ा कर दो, गैलियम वगैरह से बड़ा कर दो, ऐसे नहीं होगा। जो आयनिक और जो परमाणुविक त्रिज्या, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपना आयनन एंथैल्पी या आयनिक ऊर्जा। अब देखिए आयनन एंथैल्पी क्या होती है या आयनिक ऊर्जा क्या होती है, आयन बनाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, और धन आयन ही बनना चाहिए, ऋण आयन नहीं। ठीक है, तो इसकी सही जो डेफिनेशन आती है वैसे आती है, मान लो ये नाभिक है, उसके बाद में कोई सा भी कोष हो, चाहे पहला हो दूसरा हो, मान लो मैंने दो मान लिए, बाह्यतम कोष मान लो दूसरा ही है, इस बाह्यतम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से पृथक कर लिया, इस पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी इस परमाणु को, और ये जो परमाणु है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड या फिर विलगित होना चाहिए। विलगित का क्या मतलब होता है, विलगित का मतलब है वो जो परमाणु है उसके साथ में कोई दूसरा परमाणु जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे मान लो मैं ऑक्सीजन लूँ तो फिर अकेला ऑक्सीजन का परमाणु ही होना चाहिए, O2 नहीं होना चाहिए, है ना, H2O नहीं होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को, विलगित या आइसोलेटेड परमाणु होना चाहिए। उस आइसोलेटेड परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिएगी उसको, और जो परमाणु है वो भी गैसीय अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, तो गैसीय अवस्था में होना चाहिए पहली बात तो, दूसरा विलगित होना चाहिए मतलब अकेला होना चाहिए, चाहे वो मेटल ही हो फिर भी गैसीय अवस्था में उसको लाते हैं, फिर उससे एक इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं तब। तो गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या बोलेंगे, आयनन एंथैल्पी बोलेंगे। तो सिंपल सी परिभाषा है, आयनिक ऊर्जा भी वही होती है, आयनन एंथैल्पी भी वही होती है, दोनों एक के नाम है। तो गैसीय अवस्था में विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो क्या होगी, आयनन ऊर्जा या आयनिक एंथैल्पी हो जाएगी। अब इसकी भी वही दो चीज़ें देखेंगे, एक ही वर्ग में जाएंगे तब तो क्या होगा, और जब एक ही आवर्त में जाएंगे तब आयनन एंथैल्पी घटेगी या बढ़ेगी, ये दो चीज़ें देखेंगे पहले तो। अब जब वर्ग में जाएंगे ऊपर से नीचे तब बढ़ेगी या घटेगी, तो जो आयनन ऊर्जा है जब वर्ग में जाएंगे ना तो घट जाएगी, और जब एक ही आवर्त में जाएंगे तब आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, इसका कारण देखना, जब आप एक ही वर्ग में जा रहे हो तो जो परमाणु है उसका आकार बढ़ता जा रहा है, आकार बढ़ता जाएगा। तो आकार अगर किसी का बढ़ेगा तो एक तो अपन यहीं से इलेक्ट्रॉन पृथक कर दें दूसरे वाले से, एक अपन क्या करें, जो इलेक्ट्रॉन पृथक करना है वो दूसरे से नहीं कर रहे, मान लो अपन तीसरे चौथे पाँचवें छठवें इनमें से किसी से कर रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन पृथक कर रहे हैं। अब कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान रहेगा, एक तो इस दूसरे आवर्त से और एक इस जितना भी आवर्त है, मान लो ये नाभिक था तो 1 2 3 4 और 5वें आवर्त से, और इसमें ये तो नाभिक हो गया, फिर 1 और ये 2, ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ किससे, इन प्रोटॉन से जो नाभिक के अंदर हैं, और ये इलेक्ट्रॉन किससे बंधा है, ये भी इन प्रोटॉन से बंधा हुआ है। अब जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन प्रोटॉनों की इसके ऊपर पकड़ ढीली होती जाएगी, होगी कि नहीं होगी, है ना। एक तो
इसकी जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे इस इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आकर्षण कम होता जाएगा। अगर कम होता जाएगा तो इसको आसानी से कम ऊर्जा से भी हटा सकते हैं अपन। तो और इसके अंदर जैसे एक तो यहाँ से निकालना हो और एक इसमें देख लो, एक आपको यहाँ से निकालना हो, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से निकालना हो। तो ये तो नाभिक के बिल्कुल पास है। अगर नाभिक के बिल्कुल पास में है तो ये नाभिक के एकदम पास में हुआ तो ज़्यादा आकर्षण बल रहेगा, ज़्यादा आकर्षण बल रहेगा तो ज़्यादा ऊर्जा चाहिए इसको हटाने के लिए। फिर इससे अगले वाले को थोड़ा कम, इससे अगले वाले को और कम, इससे अगले वाले को और कम, इससे अगले, क्योंकि ये पकड़ कमज़ोर होती जा रही है। ठीक है, तो उतनी उतनी क्या देते, कम कम ऊर्जा से वो निकलते जाएंगे। वैसे भी जो प्रथम कोष है उसकी आयनिक ऊर्जा आपने फिजिक्स में पढ़ चुके हैं या पढ़ लोगे आगे। ऐसे जो प्रथम कोष है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा होती है -13.6। तो इसको 13.6 दोगे एक ऊर्जा प्लस वाली, तब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। फिर दूसरे वाले को 3.4 दोगे तब आएगा, फिर 1.51, फिर लास्ट वाले को जो अंतिम कोष होता है बाह्यतम अनंत पर, उसको लास्ट में जो अंतिम है, अंतिम कोष है, ये तो मान लो पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, फिर जो अंतिम कोष है ये केवल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकल जाएगा। मतलब बिना ऊर्जा दिए भी उसको पृथक कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है प्रथम कोष में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठवें में, ऐसे कम कम होते जाए। क्योंकि इसकी एक मेन बात है, इसको आकर्षण से याद रख लिया करो कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आकर्षण बल कम होगा। F = K/2/r² होता है, R बढ़ेगा तो F कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो ये आसानी से पृथक हो जाएगा। तो आयनन ऊर्जा का जब एक ही वर्ग में जाएंगे तब तो घट जाएगी, और एक ही आवर्त में जाएंगे तब बढ़ेगी। कैसे? क्योंकि आकार घटता जाएगा। जैसे दूसरे कोष में ये है ना, और दूसरे कोष में एक और इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो दोनों का आकार एक दूसरे कोष में है, पर इसका थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, अगर छोटा है तो छोटा किस साइड में जाएगा, इस साइड में जाएंगे तो आकार छोटा होता जाता है। जैसे ही आकार छोटा होगा इस साइड में जाएंगे तब, इस साइड में गए तो आकार मान लो छोटा हुआ। जब आकार छोटा होगा तो इसकी पकड़ ज़्यादा अच्छी होगी, तभी तो ये छोटा हुआ था। तो फिर इसको हटाओगे तो ज़्यादा ऊर्जा की देने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो इसको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, इसको कम ऊर्जा की, इसको सबसे कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब एक ही आवर्त में अपन जाते हैं तब जो आयनन एंथैल्पी है वो घटती है, मतलब बढ़ती है। और एक ही जब वर्ग में जाते हैं तब आयनन एंथैल्पी क्या होती है, घटती जाती है। इधर जाते हैं तो बढ़ती जाती है। इसके उदाहरण देखना। अब मान लो अपन इसमें गए, इसको भी शामिल कर लें, एक ही आवर्त में गए इस साइड में, तो इसमें एक आकार के साथ साथ में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसका भी फर्क पड़ता है। ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करोगे, ये भले ही सबसे बड़ा आकार है अपने आवर्त के अंदर, फिर भी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करना सबसे मुश्किल रहेगा, क्योंकि इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन। इसका विन्यास क्या है, स्थायी। एक इलेक्ट्रॉन अगर हटा लोगे इसमें से तो 7 इलेक्ट्रॉन बचेगी और यह स्थायी हो जाएगा। और अस्थायी इस दुनिया में कोई नहीं होना चाहता, है ना। तो इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे एक, तो अस्थायी विन्यास हो जाएगा। अस्थायी विन्यास कोई करना ही नहीं चाहता, न तो परमाणु करना चाहते हैं न हम करना चाहते हैं। अस्थायी कोई होना नहीं चाहता। तो इसका विन्यास जब अस्थायी हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा। तो अब एक ही आवर्त के अंदर सबसे ज़्यादा जो आयनन एंथैल्पी होगी वो किसकी होगी, अक्रिय गैसों की अपने आवर्त में सबसे अधिक होगी आयनन एंथैल्पी। और इसका कारण क्या बताओगे, स्थायी विन्यास। स्थायी विन्यास के कारण एक ही जो आवर्त है उसमें सबसे ज़्यादा जो आयनन एंथैल्पी होगी वो किसकी होगी, नियोन की होगी। मतलब इस वाले आवर्त के हिसाब से नियोन की होगी। कोई दूसरा आवर्त होगा तो वो लास्ट वाली जो अक्रिय गैस होगी उसका आयन हो जाएगा। इनमें से इधर जाओगे अपन ने क्या कहा, आयनन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। तो क्रम क्या होना चाहिए, बोरॉन से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन। ये मैंने समझा दिया कि ये सबसे आगे आएगा, तो ये सबसे आगे आ जाएगा यहाँ पे। पर इसको देखना, इस वाले को, ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, होना ये चाहिए था ना क्रम, पर ये क्रम नहीं होता इसका। इसका सही क्रम होगा, नाइट्रोजन तो आएगा यहाँ पे और ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे। इसका क्या कारण है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या आएगा, NH2 और NP3, और इसका क्या आएगा, NH2 NP4। अब जैसे पूर्णपूरित विन्यास स्थायी होते हैं, पूर्णपूरित का मतलब वो पूरा भरा हुआ है, और अर्धपूरित का मतलब वो आधा भरा हुआ है। तो जो
उपकोष है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं अधिकतम इस समय? पी में बस 3 इलेक्ट्रॉन है और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 6। तो ये आधा भरा हुआ है। जो अर्धपूरित विन्यास है वो हमेशा ज़्यादा स्थायी होता है नॉर्मल वाले विन्यास से। सबसे ज़्यादा स्थायी होती है पूर्ण पूरित विन्यास, उससे कम होगा अर्धपूरित विन्यास, और फिर बाकी के इतने कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अर्धपूरित विन्यास होने की वजह से ज़्यादा स्थायी है। ज़्यादा स्थायी का मतलब ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं चाहेगा। तो ऑक्सीजन वाली फैमिली, ऑक्सीजन जो है उसका क्या हो जाएगा? कम, और नाइट्रोजन वाले का ज़्यादा। तो इसका जो विन्यास है वो ऐसे आ जाएगा, बोरॉन का कम, फिर कार्बन का ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन का और ज़्यादा, नाइट्रोजन का और ज़्यादा, ऑक्सीजन इधर आ गया, फिर उसके बाद में फ्लोरीन, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? नियोन का हो जाएगा। ठीक है। हालांकि नियोन का जो आकार है वो सबसे बड़ा है, यहाँ आया था इसका आकार सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा आकार था। फिर भी जो आयनन एंथैल्पी है वो भी उसके बाद भी सबसे बड़ी है। जबकि अपने यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आकार बढ़ता है आयनन एंथैल्पी घट जाती है, पर इसमें नहीं लग रहा ये चीज़, पूरी नियोन वाली फैमिली में नहीं लगी, क्योंकि इनका विन्यास क्या होता है? स्थायी होता है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को उल्टा क्यों किया है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को उल्टा करने का कारण क्या है? इसको उल्टा करने का कारण ये है कि जो नाइट्रोजन है उसका अर्धपूरित विन्यास है, और अर्धपूरित विन्यास ज़्यादा स्थायी होते हैं। इस वजह से नाइट्रोजन फैमिली का जो आयनन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन फैमिली से ज़्यादा होती है, पूरी फैमिली की। ऐसे नहीं नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ही। जैसे इससे आगे मैं ये लिख दूँ, ये लिख दूँ, इसमें आकार कैसे बनेगा? सबसे छोटा तो किसका हो जाएगा? एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, उससे ज़्यादा फास्फोरस, सल्फर, आर्गन। पर इन दोनों में क्या आएगा? उल्टा। तो सल्फर को क्या लिखोगे? पहले, और ऑक्सीजन को क्या लिखोगे? ये फास्फोरस को क्या लिखोगे? बाद में। नाइट्रोजन वाली पूरी फैमिली ऑक्सीजन वाली पूरी फैमिली से क्या रहेगी? आगे, ज़्यादा आयनन एंथैल्पी रहेगी। और इसका कारण क्या बताओगे? अर्धपूरित विन्यास। ठीक है। तो एक ही आवर्त में जाओगे तो आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी, वर्ग में जाओगे तो घटेगी। तो वर्ग में कोई अपवाद नहीं है, बोरॉन वाली फैमिली में अपवाद है, वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो वर्ग वाले में तो कोई अपवाद नहीं है। फिर आवर्त वाले में बचे तो 2 ही अपवाद है, एक तो ये। तो इसमें तो आपके गलती करने के चांस है कम। कम होने का कारण ये है कि तुम इधर जाओगे तो बड़ा होगे, और तुम ये सब के लास्ट में रखोगे, वो त्रिज्या वर्ज्य तुम्हें याद रहेगी नहीं। तो ये तो ऐसे ही सही हो जाएगा तुम्हें बिना पता ही, है ना। और गलत करने के चांस कहाँ हैं आपके? इस वाली फैमिली, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाली फैमिली में। तो नाइट्रोजन वाली फैमिली को आगे करना है ऑक्सीजन वाली फैमिली से। कारण क्या बताओगे? अर्धपूरित विन्यास।